आज कुछ खास चीजें हैं जो आपको डिस्कस करनी है आपसे, और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें आज कई खास चीजें हैं। सबसे पहले लद्दाख से शुरू करेंगे। सीनियर आईएएस ऑफिसर डॉक्टर पवन कोतवाल लद्दाख के पहले चीफ सेक्रेटरी होंगे। गुज़िश्ता दिनों यानी कि कल वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी के तौर पर उनकी तकर्री को मंजूरी दे दी थी। डॉक्टर कोतवाल इस वक्त एलजी बीडी मिश्रा यानी कि लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा के हेडक्वार्टर एडवाइजर हैं और वो जल्द ही लेह में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि 2019 में यूनियन टेरिटरी बने लद्दाख में चीफ सेक्रेटरी का ओहदा नहीं था। बता दें कि तमाम रियासतों से मशवरे के बाद मरकजी हुकूमत ने 3 जनवरी को आईएएस रेगुलेशंस में तरमीम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में लद्दाख के लिए 14 ओहदे मंजूर किए गए, जिनमें चीफ सेक्रेटरी का ओहदा भी शामिल है। एक दिन पहले ही वजारत दाखिला ने लद्दाख में चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट बनाने की मंजूरी दी थी। इंतजामी उमूर के हवाले से मरकजी हुकूमत कि ये एक अहम पेशरफ्त है। चीफ सेक्रेटरी के अलावा 2 ओहदे कमिश्नर सेक्रेटरी, एक पोस्ट जोनल कमिश्नर और एलजी के सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरी, 4 कमिश्नर, 2 स्पेशल सेक्रेटरी और एक पोस्ट एडिशनल सेक्रेटरी की है। तो सवाल कई सारे हैं और सवाल इस वजह से भी जन्म ले रहे हैं क्योंकि अगर सेक्रेटरी, कमिश्नर, जोनल कमिश्नर और इस तरह के तमाम तर ओहदों को अगर पूर किया जा रहा है तो क्या लद्दाख और लद्दाख के लोगों की कुर्बानियां, उनका एहतजाज, उनकी नाराजगी या उन तमाम तर चीज़ों से परे हट करके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किए गए वो तमाम तर वादे क्या अब पूरे होने नहीं जा रहे हैं? उसमें ताखिर होगी या फिर सिरे से वो खारिज ही कर दिया जाएगा? क्या लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा या लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ही शामिल रहेगा? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। पहले खबर जान लेते हैं। सीधा हमारे साथ आज के खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जनाब सुहेल काज़मी साहब हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। काज़मी साहब, इस्तकबाल है आपका। और फिरोज भी हमारे साथ करगिल से जुड़े हुए हैं। फिरोज, इस खबर को किस नज़र से देखा जा रहा है अलग अलग हलकों में? देखिए आमिर, सबसे पहले जो काफी वक्त से जिस चीज का इंतजार था वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे फुलफिल होते हुए नजर आ रहा है। और काफी वक्त से आपने पहले ही जिक्र किया कि जिस तरीके से यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से लद्दाख के अंदर हम देख रहे थे कि खास तौर पे जो यहाँ के जो अलग अलग फिक्र के या अलग अलग तबके के जो लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पे एहतिजाज भी किया जा रहा है उनके हक को लेकर या उनके डिमांड्स को लेकर। और जिस चीज को लेकर ये भी बात चल रही थी कि जनवरी में जो है और फिर से एक बार यहाँ पे राउंड टेबल में मीटिंग होगी। लेकिन उस सब के बरक्स इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक खास तरीके का बड़ा ओहदा जो है इस वक्त लद्दाख के लिए पहले जो चीफ सेक्रेटरी के नाम पे जो पवन कोतवाल जी हैं उनको जो है मंजूरी दी गई है। और अब कुछ ही दिनों बाद जो है वो अपना नया ओहदा, उससे पहले आपको बताते चलें कि एलजी लद्दाख के एडवाइजर के तौर पे जो है वो अपने फराइज यहाँ पे खासतौर पे लद्दाख के अंदर अंजाम दे रहे हैं। और अब एक नया ओहदा जो है उनको संभालना पड़ेगा लद्दाख के अंदर। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी की बात करें या बाकी 14 और जो अलग पोस्ट जो यहाँ पे दिए गए हैं खासतौर पे लद्दाख के लिए, उससे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं उम्मीद की किरण जो है वो यहाँ पे दिख रही है। और इसी उम्मीद की किरण के साथ साथ आपको बताते चलें कहीं कहीं अलग अलग हलकों में जो है वो खुशी का इजहार भी यहाँ पे किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ हम बात करें जो सीसी हैं ले के टाशी नामग्याल जो है उन्होंने भी खुशी का इजहार करते हुए यहाँ पे मुबारकबादी यहाँ पे दी है कि न्यूली और पहले जो है वो चीफ सेक्रेटरी रहेंगे लद्दाख के पवन कोतवाल जी। और इसके अलावा आपको बताते चले वहीं कारगिल की अगर हम बात करें जो हज कमेटी के चेयरमैन है एजाज मजाज जो है उन्होंने भी यहाँ पे मुबारकबादी दी है पवन कोतवाल जी को। तो अब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक अलग ट्रैक जो है वो यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोगों की जो ख्वाहिशात थी, जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी, उससे अब कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल इश्यूज की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं अब जो चीजें हैं वो डेवलपमेंटल की राह पे यहाँ पे देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में। अब जब ये प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, जब यहाँ पे नए लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और 14 लाख जो क्रिएशंस यहाँ पे की गई है, उससे यही उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले वक्त में अब लद्दाख का जो मुस्तकबिल है कहीं ना कहीं एक सुनहरा यहाँ पे हो सकता है। जी आमिर।
बिल्कुल जाहिर है कि लोग इस चीज़ का इस्तकबाल करेंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर उनको ये जिम्मेदारियां दी गई है लद्दाख के आवाम के लिए, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बारीकियों पर नज़र डालना ज़रूरी है। सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ इस सिलसिले में जुड़े हुए हैं। जनाब काज़मी साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, आपकी दूरदर्श निगाह क्या कहती है? अगर सेक्रेटरी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी आते हैं, इस तरह के जितने भी ओहदे, जोनल कमिश्नर इस तरह की जिम्मेदारियां दी जाती है, तो वक्ती तौर पर अगर कम आएगी हम जैसे एक तालिब इल्मों की निगाह में, तो यही नजर आएगा कि वक्ती तौर पे तो फायदा है। मैं आपसे समझूंगा कि आपकी दूरदर्श निगाह क्या कह रही है लद्दाख के लिए, क्योंकि सामने में 4 नुकाती मुद्दे भी हैं। देखिए सर, पहले तो लद्दाख को आपको समझना पड़ेगा, करगिल और लद्दाख को की बारीकियों को समझना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर लद्दाख पहले एक स्टेट थी, और जम्मू कश्मीर लद्दाख को जब एनुअल एलोकेटेड बजट आती थी, तकरीबन लास्ट जो बजट हमने यहाँ रिसीव की है जब पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ थी 2018 तक, वो 8,400 करोड़ की बजट थी जो एलोकेटेड बजट थी। मैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डिफरेंट क्वार्टर्स पे डिफरेंट सेक्टर्स पे अलग अलग तरह से आती है। और उसके बाद यहाँ सरकार नहीं रही, और 2019 में वो एक यूनियन टेरिटरी बन गई, जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लद्दाख और करगिल के लोगों में। लेकिन उससे पहले जब भी यहाँ सरकारें रही हैं, वो जो डिसबर्समेंट ऑफ हमारा एनुअल बजट होता था, वो पॉपुलेशन के आधार पे किया जाता था, बताया एरिया के हिसाब से जाता था कि देखिए लद्दाख बहुत दूर है, करगिल कहाँ पे है। लेकिन जब डिसबर्समेंट ऑफ बजट की बात होती थी, जो भी सक्सेसिव सरकारें थी जो पिछले 30-35 साल से मैं देख रहा हूँ, तो वो जब वो एलोकेट करते हैं बोलते जी पॉपुलेशन कितनी है। अब देखिए करगिल वॉर के बाद करगिल आपको पता चलना लगा, और करगिल जो है एक डिफरेंट आइडेंटिटी का एक डिस्ट्रिक्ट था, जो बिल्कुल स्नो बोर्ड एरिया से हमेशा परेशान रहता था, और लद्दाख की तो उससे भी हाई अल्टीट्यूड है। तो करगिल लद्दाख का इलाका देखिए, पूरा ट्रेन देखिए, और वहां की मुसीबतें देखिए पिछले 77 ईयर से। एक तो चाइना सटा हुआ है, वो तंग करता है, बार बार तंग करता है, पाकिस्तान तो करता ही करता है। फिर हाई अल्टीट्यूड होने के की वजह से हमारी रोड कनेक्टिविटी 3-3, 4-4 महीने बंद रहती थी, और जो हमारी कनेक्टिविटी लद्दाख से थी करगिल की तो बिल्कुल नहीं थी। वहां तो एयर स्ट्रिप भी नहीं है, और वहां जहाज भी लैंड नहीं करता था। लेकिन लद्दाख का जो हमने देखा है सिलसिला, 84 में शायद मैं सबसे पहले लद्दाख में गया था, और उससे आज तक उनकी रोड जो एयर कनेक्टिविटी थी, वो या तो दिल्ली के साथ डायरेक्ट थी या चंडीगढ़ के साथ। तो लद्दाख के लोगों ने बहुत कुछ सहा है पिछले 77 ईयर्स से, और उनकी जो डिमांड्स थी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की, वो बनी, आज वो यूनियन टेरिटरी में बने हैं। और बिल्कुल सामान्य तौर पे जिस तरह बाकी स्टेटों में, बाकी यूनियन टेरिटरीज में लोगों को अपने मुतालबात रखने का हक है, जमहूरियत के तहत से उनको भी हक है। और आज वहाँ सड़कों का जाल, एम्स, और पूरा एक फुल फ्लेश्ड यूनियन टेरिटरी के एसजी वहाँ मिश्रा साहब हैं, और आज चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक वेलकम स्टेप है, टेकिंग केयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ दैट whole terrain of Kargil and Ladakh, and the people of Kargil and Ladakh is a welcome step, and और ये आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं। हमारे सोल्जर्स जो हैं उनको हम सल्यूट करते हैं, वो जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पे करते हैं, that is you know कमेंडेबल जॉब जो वो करते हैं। और जो मैं आपको ये भी कह दूं, जो एक आर्मी जवान 1 साल या 2 साल साइचन नोबरा में सर्विस करता है, उसको कोई ना कोई स्किन एलिमेंट होती है जो पूरी दुनिया जानती है, और वो फिर भी वहां तैनात रहते हैं -10-20 के टेम्परेचर में, और हमारी बॉर्डर्स की जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो उस तरह के पूरी ओवरऑल टेरेन को देखते हुए, ह्यूमन एंगल को देखते हुए यूनियन टेरिटरी बनी, एलजी साहब बने, आज वो पवन कोतवाल साहब जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी रहे हैं, डीसी जम्मू रहे हैं, डीसी डोडा रहे हैं, एक वेल एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट है, और उनको उन्होंने एडवाइजर से चीफ सेक्रेटरी बनाया है। और इससे पहले जो एसडी सिंह थे, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, उनको स्पेशल डीजी या डीजी के तौर पे वहां तैनात किया गया है, जो पहले 2003 में एसएसपी ले भी वो तैनात रह चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे कॉम्पिटेंट अफसरान को जब आप हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठाते हैं, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ करगिल एंड लद्दाख, तो मैं समझता हूँ वो उनकी सब बातों को सुनने में बड़े सक्षम रहेंगे, और लद्दाख को आगे लेके चलेंगे। जो कंसीव प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लद्दाख को भी वो सब जरूरी चीजें मुहैया हों जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी तहसीलों में, बाकी स्टेटों में या बाकी यूनियन टेरिटरीज में होती हैं। तो आई एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई वेलकम पर्सनली फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
रिहेबिलिटेट कर रही है करगिल और लद्दाख के लोगों को बाय गिविंग देम देयर ओन चीफ सेक्रेटरी, देयर ओन एलजी एंड फाइनली देयर ओन डीजी एंड फाइनली कमिश्नर सेक्रेटरीज एंड अदर अफसरान। जी, तो ये एक पॉजिटिव साइन है और आपकी निगाह में दूरदर्श भी, और इसका फायदा भी देखने को मिलेगा लद्दाख को। फिरोज, मैं आपसे समझूंगा, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने भूख हड़ताल की, एहतजाज किया, लगातार स्टेटहुड की बहाली के लिए उन्होंने मांग की, खासतौर पर लद्दाख के लिए, और वो सारे के सारे जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था, क्या उन हलकों से किसी भी तरह का स्टेटमेंट सामने आया है इस सिलसिले में? क्योंकि अगर चीफ सेक्रेटरी होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जितनी सारी चीजें होंगी वो उन तमाम तर चीजों को देखेगा। तो ये ऐसा ही है जैसे कि किसी एक खास ओहदे के लिए किसी को बैठा दिया गया हो और दूसरे ओहदे की जो मांग चल रही थी वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दी गई हो। तो उन हलकों का क्या कहना है जो इस पे लगातार स्टेटहुड की बात कर रहे थे, 6 शेड्यूल की बात कर रहे थे? देखिए आमिर, इस वक्त जितने भी या ऑर्गेनाइजेशन से या जितने भी जो तबके इस चीज को लेकर यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे या ग्राउंड जीरो में हमें दिख रहे थे, चाहे अगर हम बात करें लेह लद्दाख से, अगर मैं शुरुआत करूं तो लेह लद्दाख में हमने देखा था कि सबसे पहले जो सोनम वांगचुक जी थे, उन्होंने क्लाइमेटिक एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी। उस चीज में हमने देखा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हुए थे। और उसी तरह पे हमने देखा था कि कहीं ना कहीं लेह लद्दाख के अंदर एपेक्स बॉडी बनाई गई और वहीं कारगिल के अंदर जो है केडीए बॉडी यहाँ पे बनाई गई थी, जो काफी वक्त से जो है अपने 4 अहम नुकात को लेकर जो है वो एहतजाज कर रही थी। और हालिया दिनों में हमने देखा था कि जिस तरीके से मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद ये कहा गया था कि जनवरी में भी जो है एक मीटिंग यहाँ पे रखी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे आ चुका है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है कि अभी तक जो तबके आगे आ रहे थे, जो एहतजाज कर रहे थे, उनकी तरफ से अभी तक जो है किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट या कोई आउटपुट जो है वो हमें इस वक्त, चाहे हम कारगिल के जितने भी रिलीजियस सेट है या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी तरफ से जो अभी तक कोई आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ 1-2 लीडर्स है, चाहे हम बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें, जो बीजेपी की तरफ से जो चेयरमैन है वहां के एलएचडीसी काउंसिल के, ताशी नमगल की तरफ से ये कहा गया है कि ये वेलकमिंग स्टेप है आने वाले वक्त में लद्दाख के लिए, हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से जो कमिश्नर सेक्रेटरीज की बात करें या सेक्रेटरीज की जो अपॉइंटमेंट अब आने वाले वक्त में बताई जा रही है कि लद्दाख में जो न्यू क्रिएशंस किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। वही कारगिल से अगर हम बात करें, जो हज कमेटी के जो चेयरमैन है एजाज मजाज जो है, उन्होंने भी एक का जो है वो वेलकम किया है। लेकिन बाकी जितने भी ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कई हलकों से इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों से अलग हट करके जनाब काज़मी साहब, ठीक है, प्रोटेस्ट अपनी जगह चल रहे थे, मांग अपनी जगह अभी भी बरकरार है, मीटिंग का सिलसिला चल रहा है, लद्दाख के जो ख़ास तौर पे 4-5 नुकाती मुद्दे हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। मैं आपसे समझूंगा, ख़ास तौर पे चूंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए आपने खिदमात अंजाम दी है, ख़ास तौर पे मैं आपसे समझूंगा कि क्या लद्दाख स्टेटहुड के लिए वाकई आपको अभी तैयार नजर आता है? अगर इस तरह की चीजें नहीं भी हो, स्टेटहुड दे भी दी जाए, तो क्या लद्दाख आपको तैयार नजर आता है? देखिए, लद्दाख एक बैरन टूरिज्म डेस्टिनेशन है और लद्दाख जो है ग्लोरीफाई करता है टूरिज्म को, पूरे इंडिया के टूरिज्म को। अगर स्टेटहुड दे भी दें तो अच्छी बात है, स्टेटहुड मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि उन लोगों ने, मैंने पहले ही कहा, बहुत तकलीफें सही हैं पिछले बहुत से सालों से। और मैं आपको बताऊं, वहाँ के बच्चे जो हैं, खासकर पिछले 5 डिकेड से, उन्होंने एक ही बीड़ा उठाया था कि एजुकेशन की वसादत से वो करगिल और लद्दाख को अपलिफ्ट करेंगे। और हमें बड़ा प्राउडली फील होता है कि वहाँ के एक IAS सी पुंसुक जम्मू कश्मीर लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। वहाँ की एक बच्ची जिसका नाम डॉली था, वो DG लेवल पे रिटायर होती है और वहाँ पढ़ने की कोई ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट
इंस्टीट्यूशंस नहीं थी किसी जमाने में, ना लाइट थी, ना पानी था, ना कुछ ऐसी चीजें थी। दुआ करते थे कि बर्फ जल्दी पड़े ताकि वो बर्फ ग्लेशियर्स में तब्दील हो जाए। पूरा दिन वो ग्लेशियर्स का पानी जो है वो पीएचई की पाइपों से करगिल और लद्दाख के लोगों को फराहम होता था। तो आप समझ सकते हैं क्या मुश्किलातें हैं। और आज वहां फाइनली एक चीफ सेक्रेटरी अगर बनता है या आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। देखिए वो एक चीज पे करगिल और लद्दाख के लोगों को हम सब सल्यूट करते हैं कि वो मुद्दों के आधार पे एजुटेशन करते हैं। वो सिर्फ अपने किसी पर्सनल मफाद के लिए एजुटेशन नहीं करते हैं, वो अपने पूरे इलाके के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी जो वैल्यूज हैं उसको मेंटेन करने के लिए वो शुरू से डेमोस्ट्रेट करते हैं। और आपने देखा होगा पार्लियामेंट इलेक्शंस में कितनी बार वहां पे पार्टी लाइंस को छोड़ के किसी इंडिपेंडेंट को उन्होंने जितवाया, चाहे वो शिया पॉपुलेशन थी या बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी। यूनानिमसली ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो उनकी ठीक तरह पार्लियामेंट में रहनुमाई करता और उनके मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करता। ये स्पिरिट सिर्फ लद्दाख में हमने देखा है, जम्मू कश्मीर में वैसा स्पिरिट नहीं है। लेकिन ये है कि उससे उस रीजन को फायदा होता है, उस रीजन के लोगों को फायदा होता है और फाइनली जो प्रॉब्लम्स है उनका समाधान होता है। ये स्पिरिट सिर्फ करगिल और लद्दाख के लोगों में हमने देखा है। अब तो सड़कों का जाल, फ्लाईओवर्स और टनल्स का अटल सेतु टनल बोलिए या बाकी चीजें आप देखिए तो बहुत सी चीजें बेहतर होती जा रही हैं। और उससे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के टूरिज्म के मैप को, जिस तरह से केरला नंबर 1 टूरिज्म डेस्टिनेशन है, कश्मीर एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, लद्दाख एक बिल्कुल एक बैरन खूबसूरत टूरिज्म डेस्टिनेशन और अच्छी तरह उभर के सामने आएगी, जो मैं समझता हूँ रिमार्केबली अपने आप में एक मिसाल होगी। उसकी तरफ तभी हम चल सकते हैं जब बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज लद्दाख के लोगों के पास होंगी, लद्दाख के एरिया में होंगी, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, चाहे वो एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, चाहे वो टूरिज्म रिलेटेड होटल्स हैं, बाकी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी सोच रखना और अपनी एरिया को और ग्लोरीफाई करना या और अच्छा देखना, ये एक सपना हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील और हर स्टेट का होना चाहिए। और वो जज्बा जो है लद्दाख के लोगों में है और मुझे लगता है वो उस तरफ बढ़ रहे हैं और वो कायल करते हैं अपने मरकज की सरकारों को पीसफुल डेमोस्ट्रेट करके, चाहे यहाँ से लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च करके कि हमें ये चाहिए। और यही तरीका होता है और मैं समझता हूँ मरकज भी फ्लेक्सिबल हो जाती है। बिल्कुल, यानी अगर स्टेटहुड मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी तब भी लद्दाख के लोगों ने कामयाबी की कुंजी खोज ली है आपके हिसाब से। बिल्कुल फिरोज साहब से समझेंगे कि इससे पहले अगर हम ले और करगिल की बात छोड़ दें तो बाकी और भी 4-5 डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात चल रही थी, उसमें अपॉइंटमेंट भी हुई थी और बहुत सारी चीजें। तो ये जो चीफ सेक्रेटरी की तैनाती हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्या ऐसी जरूरतें थी कि लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीफ सेक्रेटरी को भेजा जाए पहली मर्तबा, या फिर ये जो नए नए इंतजामात हो रहे हैं लद्दाख के लिए वो इसका पार्ट होंगे, इस पे खास तवज्जो होगी? काफी अहम सवाल है क्योंकि इस वक्त सबों की निगाहें जो है इसी पॉइंट पर है कि जिस तरीके से 5 नए डिस्ट्रिक्ट की अनाउंसमेंट जो है हालिया दिनों में हमने देखा, जिस चीज को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी और कमेटी ने अलग अलग फिक्र के लोगों के साथ मिले और वहां पे मीटिंग्स भी की गई हैं और उनसे जानने की कोशिश ये की कि आखिर किस तरह की चीजों की जो है खासतौर पे जरूरत है यहाँ पे। तो एक कोर कमेटी बनाई गई थी जिसमें लद्दाख के ही हमने देखा था कि मोस्ट सीनियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से ऑलरेडी काम करके आ चुके हैं उनको अपॉइंट यहाँ पे किया गया था और उन्होंने ग्राउंड जीरो में जाके रियलिटी को यहाँ पे खंगालने की कोशिश की, लोगों से बातचीत की कि आखिर किस जगह पे जो क्या क्या चीजों की कमी है और किस तरह का सेटअप जो है खासतौर पे लद्दाख के अंदर जो है आने वाले दिनों में एक नए डिस्ट्रिक्ट की शक्ल में जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा साइन ये हो सकता है कि जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी के जो यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है और बहुत जल्द जिस तरीके से जो नए सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल होंगे उससे कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में हम कह सकते हैं वो यहाँ पे फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें मेन अगर डिस्ट्रिक्ट कारगिल की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे जगहें थी जहां पे जो काम जो था वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं जो था वो कुछ कमियां जो थे वो यहाँ पे देखी जा रही थी। लेकिन जब नए सेटअप्स यहाँ पे आएंगे तो जिस तरीके से नए कमिश्नर्स की बात कर रहे हैं आने वाले वक्त में, जो लद्दाख में यहाँ पे 5 जो नए जिले बनने जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां हैं
जो उनके मसाइल है वो कहीं ना कहीं हल हो सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के आने के बाद जिस तरीके से लोगों को एक काम करने में कम से कम महीनों या 2-2 महीने 3-3 महीने लगते थे, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिस तरीके से बढ़ जाएगा और लोग जो है अब फिर से एक बार डिवाइड हो जाएंगे और कम पॉपुलेटेड एरिया में जो है इनके काम जो है एक कमिश्नर के अंदर या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर जब इनके काम होंगे तो वो कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल यहाँ पे साबित हो सकता है लद्दाख के लोगों के लिए। और इससे जिस तरीके से हम यहाँ पे बात करें इस वक्त कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से 5 डिस्ट्रिक्ट्स का जो अनाउंसमेंट हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ फिक्र तबके के जो लोग थे वो नाराज भी थे। उनका ये भी कहना था कि अभी जो है हमें वो चीज नहीं मिली है, क्योंकि काफी वक्त से जो है हम डिमांड कर रहे थे या इस चीज की हम मांग कर रहे थे, चाहे हम चिकटन की बात करें या शंकु ब्लॉक की बात करें, तो काफी वक्त से जो है लोग इस चीज को लेकर भी मांग कर रहे थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन यहाँ पे 5 जो डिस्ट्रिक्ट का जो नया स्टेप यहाँ पे लिया गया है, हम कह सकते हैं कि मतलब ये दोनों सूरतों में अगर इस तरफ होता है तब भी और दूसरी तरफ नए इंतजाम और इंसराम की अगर बात होती है तब भी, दोनों सूरत में लद्दाख और लद्दाख के लोगों का बहुत फायदा। ठीक है सुहेल काज़मी साहब, मैं आपसे ये समझूंगा चंद शब्दों में, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। मैं आपसे समझूं क्या पॉलिटिकल अप्रोच इससे कम हो पाया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि एलजी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अब चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ा ओहदा होता है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो क्या पॉलिटिकल अप्रोच किसी भी तरीके से कमजोर पड़ेगा, या आपने कभी इस तरह की तारीख देखी है इम्बैलेंस होते हुए? देखिए सर, अभी तो वक्ती तौर पे तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन 2026 में पूरे भारत में डिलिमिटेशन होने जा रही है और जम्मू कश्मीर में भी डिलिमिटेशन होगी जैसे बाकी रियासतों में हो रही है। तो मुझे लगता है जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस 2026 में पूरे इंडिया में होगा तो करगिल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी डिलिमिटाइज होगा और कुछ सीटें मुझे लगता है पॉपुलेशन के आधार पे और एरिया के आधार पे एक इक्विटेबल जो डिलिमिटेशन है वो लद्दाख में भी जरूर होगी। और वहां भी मुझे लगता है जिस तरह सा का एरिया का विस्तार है वहां पे और जिस तरह की प्रॉब्लम्स है, बड़ा मुश्किल हो जाता है एक एमपी को पूरा ये कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी, जो इतनी बड़ी लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पहुंचना बिल्कुल दुश्वार हो जाता है। तो मैं समझता हूं 2026 तक वो प्रॉब्लम्स भी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं डिलिमिटाइज हो जाएगी और उससे भी इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और जब आप यूनियन टेरिटरी में भी वहां इलेक्शन करवाएंगे और आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट बढ़ गई, मतलब 5 MLAs आपके बढ़ गए, तो ये भी एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होती है कि डिस्ट्रिक्ट का जब की शुरुआत होती है, डिस्ट्रिक्ट जब बनती है तो आपकी लोकल रिप्रेजेंटेशन भी उसी आधार पर बढ़ती है। तो मुझे लगता है बाय 2026 लाइक अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया वी आर गोइंग फॉर डिलिमिटेशन। संभावित तौर पे जम्मू कश्मीर में और पूरे लद्दाख और करगिल में भी उसका असर होगा और पॉलिटिकली एम्पावरमेंट जो है और मजबूत होगी करगिल और लद्दाख के लोगों पे। मरकज का एक ही इंडिवर है टू रिहेबिलिटेट द पीपल ऑफ करगिल लद्दाख एंड टू गिव ए बिफिटिंग रिप्लाई टू द चाइनीज पीपल अक्रॉस LOC। एक जगह LOC नहीं है, आई थिंक देयर आर मोर देन 100 प्लेसेस वेयर चाइना इन्फिल्ट्रेट्स। तो चाइना इनकर्ट करता है हमारी जमीनों पे और बहुत हमें परेशान करता है और हमारे जो फौजी हैं वो उनको करारा जवाब देते हैं और उसमें करगिल और लद्दाख के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। पीस लविंग पीपल लिव इन करगिल एंड लद्दाख एंड दे हैव बीन वेदर की कंडीशन से मार खाते रहे, बाकी चीजों से, एम्प्लॉयमेंट से। अब एक नया सूरज, एक नया आयाम जो है करगिल और लद्दाख के लोग देख रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी का, डेवलपमेंट का और एक टूरिज्म का नया चैप्टर और रोजगार के जो साधन है, रोजगार के जो, और बहुत मेहनती लोग हैं वहां के जो बिल्कुल यानी ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आप दोनों हजरात से बात हुई उतनी गहराई से, उसे साफ कह सकते हैं कि अंदाजे, आंकड़े और पास्ट के पेजेस को पलटने से साफ तौर पे अंदाजा हो सकता है कि ये पॉजिटिव है। लेकिन हालांकि लद्दाख के बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज रिपोर्ट में मैं देख रहा था, उनका साफ तौर पे ये कहना कि पल पल बदलते हालात के हिसाब से लोगों के अंदर थोड़े बहुत खदशात हैं कि यहाँ की संस्कृति, तहजीब, सकाफत, यहाँ का विरसा, इन तमाम तर चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, यही उम्मीद करते हैं, कहीं किसी और के हवाले ना किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद भी करते हैं और सरकार से भी। लेकिन फिरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनाब काज़मी साहब से 1-2 सवाल और जानने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सिखा पाएँ, बता पाएँ। ख़ास तौर पर अभी जो नया सफ़र शुरू होने वाला है दिल्ली से जम्मू कश्मीर के दरमियान, दिल्ली से श्रीनगर सफर करने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। जरा के मुताबिक कश्मीर और नई दिल्ली के बीच में ट्रेनों के चलने के साथ ही श्रीनगर जाने वाले या नई दिल्ली लौटने वाली सभी ट्रेनें ट्रांसशिपमेंट के लिए जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। कटरा स्टेशन पर
श्रीनगर से दिल्ली आने वाले या दिल्ली से श्रीनगर जाने वाले मुसाफिरों को ट्रेन बदलने की जरूरत होगी। कटरा स्टेशन पर उतरने के बाद मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी ट्रेन में चढ़ने से पहले डिपार्चर लॉन्ज में अपने सामान को फिर से स्कैन करवाना होगा। ताहम रेलवे इंतजामिया की जानिब से अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई। ठीक है, तो बस इतना जरूर समझेंगे कि दिल्ली से जो दिल की दूरी कम होने जा रही है इस ट्रेन के वसादत से। जनाब काज़मी साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है, बहुत ज़्यादा इसकी तारीफें हो रही है। आप इसकी गहराई से चूंकि चीज़ों को आप जानते हैं, मैं आपसे समझूंगा कि पढ़े लिखे हलकों में दूररस निगाह वाले लोग, आप जैसे हजरात क्या सोचते हैं इन तमाम तर चीज़ों के बारे में? देखिए सर, HD देवेगौड़ा और उससे पहले किसी जमाने में इंदिरा जी ने ऐलान किया था कि रेलों का जाल बनेगा, तो वो 84 था शायद 85, और आज फिर 97 98 में जब HD देवेगौड़ा थे, उन्होंने नेशनल प्रोजेक्ट्स में रेलवे को बारामूला तक लिया, और उसके बाद 2014 के बाद जब नरेंद्र दामोदर मोदी आए तो पेस ऑफ डेवलपमेंट जो है, उसका पेस जो है बहुत फास्ट हो गया जम्मू कश्मीर में, खासकर रोडों के जाल को लेके, फ्लाईओवर्स को लेके, ऐसे टनल्स, ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में भी होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की निटी-ग्रिटीज को समझने के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि लद्दाख के लोग 3-4 महीने कटे रहते थे, पूरे हिंदुस्तान से करगिल के लोग कटे रहते थे, कोई रास्ता नहीं था, कोई ऐसे जराए नहीं थे जिससे कि वो आगे अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते। ट्रेन जो पहुंचेगी, मैं समझता हूँ ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो ट्रेन जा रही है, ये मोहब्बतों की ट्रेन है, ये व्यापार ज्यादा बढ़ाने की ट्रेन है, तिजारत बढ़ने की ट्रेन है, ये जबानों को जोड़ने की ट्रेन होगी, ये संस्कृति को, कल्चर्स को जोड़ने की ट्रेन होगी। जहां आप खुद ही डिस्कस करते हैं कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ टूरिज्म पिछले साल कश्मीर में आया था, मुझे लगता है ट्रेनों की वसादत से वो 1.5 करोड़ जो है वो शायद 4 करोड़ 5 करोड़ लोग आएंगे। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि कितना रोजगार, कितने फायदे, और कितनी जबानों के लोग, कितने कलर्स के लोग, कितने दुनिया भर की संस्कृति कश्मीर में आएगी और कश्मीर से बाहर जाएगी, जो अपने आप ही एक माइंडसेट बदलने में कामयाब होगी कि भारत जो है वो हमेशा 10 कदम आगे सोचता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। भारत जो है अपने लोगों को की भलाई के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता है, और पूरे भारत के लोग जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर, सिर्फ जम्मू या कश्मीर के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का। तो मुझे लगता है ये जो ट्रेन है ये बहुत सी चीजों को आसान करेगी, बहुत से नेगेटिव जो ब्रेन में उलझने हैं लोगों की या कुछ सियासतदानों की, वो दूर करने में कोशिश करेगी, और खासकर पाकिस्तान को एक करारा जवाब देगी कि देखिए कश्मीर की कोई ऐसी पहाड़ी नहीं है जहां ट्रेन दौड़ नहीं रही है और लोग उसमें दौड़ दौड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक माइलस्टोन है मोदी जी का, और ये सपना जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो साकार कर रहे हैं। मोहब्बतों जम्मू कश्मीर के जो काज़मी साहब, जम्मू कश्मीर के जो सियासी हालात रहे, समाजी हालात रहे, उथल पुथल हमें देखने को मिली, क्या यही वजह रही जिसकी वजह से अब तक इस तरह की तरक्की, डेवलपमेंट की चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली? और अब क्योंकि ताख़िर बहुत ज़्यादा हुई है, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में बेहतरीन ट्रेनें चल रही है, लेकिन दिल्ली से लेकर के डायरेक्ट श्रीनगर तक कोई ऐसी चीज़ें अब तक नहीं थी। हालांकि दूसरे जम्मू तक हमने ज़रूर देखा था, लेकिन उसके बाद भी। तो मैं आपसे समझूंगा कि क्या जम्मू कश्मीर की अवाम की कोशिशों का नतीजा है ये, या हुकूमतों की कोशिशों का नतीजा आप समझते हैं इसे? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जो हमेशा दुआ करते रहते थे कि हम इस मुसीबतों से कब बाहर निकलेंगे, दुआओं का सिलसिला कहीं खुदा ने सुन लिया है, और मरकज की जो सरकारें हैं उनमें सीरियसनेस आई है, और लोगों को पहली बार लोगों को एड्रेस करने की शुरुआत जो है 2014 के बाद शुरू हुई है, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ जो इलेक्शन हुई है, जो लोगों ने बढ़ चढ़ के मैंडेट दिया है, ये उसी आशा, उसी उम्मीद पे दिया है कि अब मरकज जो है लोगों की बात सुन के, वो 100 घर जो जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकली रन करते थे। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि फायदा लोगों का बहुत है। जो भी पॉलिटिकल उथल पुथल देखने को मिली हमें, वो अब अवाम कहीं ना कहीं तमाम तर चीज़ों को, बारीकियों को समझ चुकी है और इससे निकल भी चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जनाब काज़मी साहब, और बेहतरीन बातचीत के लिए। अब सवाल ये है, जो ट्रेनों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है बहुत जल्द, वो माता वैष्णो देवी कटरा में रुकेगी, और कटरा के बाद वहाँ से
आगे फिर जाएगी, लेकिन वहां पे मुसाफिरों को उतरना पड़ेगा, सामान की तलाशी देनी पड़ेगी और उसके बाद ट्रेन वहां से आगे बढ़ेगी। वापसी की जो ट्रेन होगी श्रीनगर की या दूसरे जिलों की, वो भी कटरा में रुकेगी और वहां पे भी सामान की तलाशी होगी और उसके बाद मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जाने का एक प्रोसेस है। इसके आगे क्या हुआ, इसको किस नजर से देखा जा रहा है? पीडीपी तर्जुमान इकबाल ट्रम्बो ने दिल्ली श्रीनगर रेलवे लाइन कटरा में ट्रांसशिपमेंट को लेकर के रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता था कि इससे वक्त और पैसा बचेगा, लेकिन कई स्टॉप पर रुकने की वजह से पैसे की बर्बादी होगी, वक्त की बर्बादी होगी। वजारत रेल से उन्होंने अपने फैसले पर दोबारा गौर करने की अपील की है। ये जो ट्रेन या एयर या हाईवेज बनती है, इनके दो मकसद होते हैं। एक ये कि ट्रैवल टाइम जो है वो कम हो जाए और ट्रैवल जो है वो कंफर्टेबल हो जाए, इसीलिए इतना सारा खर्चा हुआ है। लेकिन ये चीज करने से ये दोनों पर्पज इसके खत्म हो गए। देखिए, जब कोई पैसेंजर चाहे कश्मीर का हो चाहे बाहर से आए, जब उसको कटरा में उतरना पड़ेगा और डिसएम्बार्क करना पड़ेगा, फिर दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, इसमें कितना टाइम उसका जाया हो जाएगा। तो जो वो पर्पज है कि वो 3 घंटे 4 घंटे में कश्मीर पहुंचे, वो तो खत्म हो गया। दूसरा, कितना इनकन्वीनियंट है कि आपको ट्रेन से उतरना है, आपको सामान उतारना है, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, फिर सामान लोड करना है, तो डिस्कम्फर्ट भी बहुत हो गया। तो दोनों पर्पज जो है इसके खत्म हो गए। इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, हम समझते थे कि ट्रेन के शुरू होने से जो हमारा एयर फेयर कंट्रोल में नहीं रहता है, बहुत ज्यादा हो जाता है विंटर में, उसमें कंट्रोल होगा। अब उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम समझते थे कि ट्रेन के आने से यहाँ की ट्रेड और इकोनॉमी को भी बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन अब जब माल आना शुरू होगा और इस माल को कटरा में उतारना है, फिर दोबारा से लोड करना है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट है वो फर्क भी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर न तो कश्मीरियों को कोई बेनिफिट, ना तो कम्यूटर्स को कोई बेनिफिट, ना तो ट्रेड को कोई बेनिफिट। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट और इतना इंतजार, हमारा 70 सालों का इंतजार, उसका रिजल्ट क्या निकला? नेट जीरो। और वजह क्या बताते हैं? ये सिक्योरिटी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस चीज को टैकल करने के लिए पूरी इक्विप्ड है, मगर एक अप्रोच है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जम्मू कश्मीर के लोगों को इनकन्वीनियंस में डाल दो। उधर हाउस बोट एसोसिएशन के सदर मंजूर पख्तून ने दिल्ली श्रीनगर रेल लाइन सर्विसेज का खैर मकदम किया है। हालांकि उन्होंने कटरा में ट्रांसशिपमेंट को लेकर के कहा कि इससे टूरिज्म और ट्रेड दोनों पे असर पड़ेगा। ट्रेन की बात यह है कि अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि पहली बार ये श्रीनगर आ रही है। हम भी चाहते थे कि हमें मुल्क के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट किया जाए। तो ये जब कटरा का जो ट्रांजिट है, तो मेरे को नहीं लगता है कि उससे कोई बड़ी फर्क पड़ेगी। एक मेन स्टेशन वो भी बन गया है। जिन लोगों को कश्मीर के लिए आना है वो तो कश्मीर ही आएंगे। और अभी देखिए, जो हमारी रोड की जो अभी हकीकत है, पहले मेरे को लगता है 12-14 घंटे लगते थे, आज 5-6 घंटे में ये सफर तय होता है। ट्रेन के आने से इसमें और कमी हो सकती है। कटरा श्रीनगर का जो सफर है 3.25 घंटे में वो हो जाएगा। बाकी जो मेरे को लगता है इससे खास कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। और ये इनिशियल स्टेज है, आहिस्ता आहिस्ता अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमारी भी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको इंप्रूव किया जाए और डायरेक्ट ट्रेन को श्रीनगर भी लाया जाए। वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि लोग डायरेक्ट भी आना चाहते हैं। पहले स्टेजेस में ये चीजें जो है, ये भी जो अथॉरिटीज है वो मॉनिटर करेंगी। उन्होंने भी एक सर्वे किया है, तो इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे कि कितना सही रहेगा, कितना नहीं रहेगा। तो उसके बाद ही हमें सारा कुछ पता चलेगा, जब एक बार ट्रेन चलेगी, कि इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के आने जाने में। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने दिल्ली श्रीनगर रेल लाइन के कटरा में ट्रांसशिपमेंट को लेकर के कहा कि वो इस मामले को सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने रखेंगे, ताकि दिल्ली श्रीनगर के बीच में डायरेक्ट रेल सर्विस का फायदा मिले और लोगों को आसानी भी हो। आपके जरिए से सबको बताना चाहता हूं कि ये कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम वेलकम करते हैं इसको, और जो कंसर्न्स जिस तरीके से कंसर्निंग जैसे स्टॉप के बारे में बोला जा रहा है, विद पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इस चीज को भी एड्रेस किया जाएगा। इट्स अ स्मॉल इशू, और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है एक बहुत बड़ी एक लैंडमार्क, जिसको हम बोलेंगे लैंडमार्क डेवलपमेंट कश्मीर को लेकर, जिससे हम ऑल वेदर डेस्टिनेशन बन सकते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन ने पीएम मोदी और वजीर रेल से कटरा में ट्रांसशिपमेंट के अलावा दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट ट्रेन सर्विस भी शुरू करने की मांग की।
माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मिनिस्टर और हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ये बिलखुसूस कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सपना था कि कश्मीर तक ट्रेन आनी चाहिए, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अभी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। मैं मानता हूँ यहाँ के टूरिज्म के लिए और यहाँ के बिजनेस क्लास के लिए यहाँ तक ट्रेन आना बहुत जरूरी है। मैं दरखास्त करता हूँ सेंट्रल लीडरशिप को कि वो इस चीज पे गौर करे और कश्मीर की जो एस्पिरेशंस है, मैं मानता हूँ कटरा भी एक हिस्सा है हमारा, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। कटरा में भी अगर ट्रेनें रुकती है, लेकिन कुछ ट्रेनें डायरेक्टली भी होनी चाहिए। हमारी यही डिमांड होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। एक कश्मीरी होने के नाते हमारा भी दिल करता है कि यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स है जो दिल्ली या बाकी स्टेट्स में पढ़ाई करते हैं, या बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जिनके सामान वहां से आते हैं, उनको डायरेक्टली एक्सेस होना चाहिए। तो सीधा कटरा का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जम्मू रीजन की तमाम तर बारीकियों पर नजर रखने के लिए अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजौरी से। सीधा मैं आपकी तरफ आऊंगा शुभम। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, जो ये चीजें चल रही है आम लोगों का क्या सोचना है, खासतौर पे कटरा में ये जो ट्रेन रुकने जा रही है उस पर क्या सोचना है आम लोगों का, कटरा के लोगों का, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा पैदा हो सकती है और यहाँ पे श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में आते हैं। देखिए आमिर, मैं बात करूं तो कटरा से मैक्सिमम टूरिस्ट जो है वो मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद कश्मीर घाटी की ओर रुख करता था। अगर मैं बात करूं तो यात्रियों के लिए सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक रोड का जरिया था, जहाँ फिर हवाई जहाज हालांकि महंगा था, रोड के जरिए जाना भी कहीं ना कहीं समय मुश्किल होता था। जब बर्फबारी होती थी, जब बरसात होती थी तो रोड कनेक्टिविटी टूट जाती थी। इसी बीच अब मैं रेलवे पे आ जाऊं तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो है पिछले लंबे समय से कार्य चल रहा था उधमपुर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट, और जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अभी जिस तरीके से आज सुबह से ही चीज को लेकर चर्चे चल रहे हैं कि कश्मीर की गाड़ी जो है वो सिर्फ कटरा तक आएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। ये सुरक्षा के लिहाज से कुछ हद तक ठीक भी है आमिर, पर कहीं ना कहीं इसमें कई सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं। अगर भारतीय रेलवे ने इतना सारा पैसा भी लगा दिया, आरपीएफ की अगर मैं बात करूं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय रेलवे की सुरक्षा करती है, वो कड़ी की जाती है, वो कड़े इंतजाम उसके किए जाते हैं, तो उसके बावजूद रेलवे के द्वारा ये चीज कहीं ना कहीं निकल कर सामने आई कि सुरक्षा के लिहाज से गाड़ी जो है वो यात्रियों को बदलनी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में यहाँ पर रेलवे को जरूर खड़ा करेगा। पर्यटक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पर्यटकों का अब कहीं ना कहीं चीज को लेकर बढ़ावा जो है वो जरूर होगा। यात्रा कटरा की उसमें बढ़ोतरी होगी। जम्मू कश्मीर में पर्यटक जो है वो भी कहीं ज्यादा बढ़ेगा, पर लोगों को इसका इंतजार अभी भी कहीं ना कहीं रहेगा कि कश्मीर और कन्याकुमारी का रेल का सफर जो है वो एक ही बार बैठ के कब पूरा होगा। बिल्कुल, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे अंकित। जिस तरीके से चीज़ें हम देख पा रहे हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कटरा में ट्रेन रुके या ना रुके, अलग अलग जगह से ये ट्रेन गुजरेगी। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर का इस ट्रेन सर्विस से कितना ज़्यादा फ़ायदा देख पा रहे हैं और आवाम की क्या रद्द अमल है, एहसासात हैं इस सिलसिले में। देखिए आमिर, आपको बताता चलूं कि एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही है, और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त प्रगति काम जो है बहुत ज्यादा जो है वो तूल पकड़ चुके हैं। और अब जब ट्रेन जो है डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर जाएगी तो बात ही कुछ और है। समझ लो कि हमारे जम्मू कश्मीर के सिर के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा स्टोन रख दिया गया हो। इस तरह की वेव जो है हर जगह से जो है वो देखने को मिल रही है। लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं, यानी कि सिर्फ बाहर के लोग, इवन के जम्मू रीजन के, कश्मीर रीजन के, क्योंकि पहले लोगों को 4 व्हीलर या फिर बाकी बसेस से या फिर अपनी प्राइवेट व्हीकल से जो है जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता था। कई बार बर्फ की वजह से सड़क को बंद कर दिया जाता था, स्टोन शूटिंग भी होती थी, स्टोन प्रोन एरिया भी है। लेकिन अब जब ट्रेन आ गई है तो लोगों के पास कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। इसके साथ साथ लोगों के जो रोजगार है वो अब बढ़ेगा। डायरेक्ट लोग दिल्ली से श्रीनगर, जिसको रास्ते में कहीं पे भी रुकना है वो वहां पे रुक सकता है। लेकिन अब कुछ लोग ये चीज कह रहे हैं कि अब डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर ट्रेन आनी चाहिए, कटरा के अंदर ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है इसके बारे में भी सोचेगी, लेकिन फिलहाल जो शुरुआत होनी थी, शुरुआत जो है वो करनी जरूरी रहती है। जो पहल होती है वो करनी जरूरी रहती है, और उसके बाद जो इसमें बदलाव लाने हो लोगों के सुझाव के मुताबिक गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ सोचेगी। अगर दिल्ली से कटरा आएगी ट्रेन और उसके आगे क्या वही ट्रेन दिल्ली जाएगी, श्रीनगर जाएगी, या फिर दूसरी ट्रेन कटरा से श्रीनगर के लिए जाएगी, ये तमाम तक चीजें जो है
आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंजिंग होंगी। जरूरी है कि वंदे भारत ट्रेन ही जाएगी, और भी कोई ट्रेन जा सकती है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस मतलब साफ है कि लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है, लेकिन सुझाव भी हैं लोगों के। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इन तमाम तर चीज़ों को पेश करने के लिए, चूंकि वंदे भारत की बात कही जा रही है, कटरा के बाद क्या होना है, किस तरह की चीज़ें होंगी, आने वाले चैलेंजेस क्या होंगे, वो सारी चीज़ें शायद देखने को मिले। और फिर जम्मू से कश्मीर रीजन में घुसने के बाद जो डेमोग्राफी चेंज होती है, या फिर जिस तरीके से लैंडस्केप देखने को मिलते हैं, उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो मौसमी चैलेंजेस आते हैं, उन तमाम तर चीज़ों से निमटने के बाद ही शायद किसी एक फैसले पे पहुंचा जा सकता है। पल पल नजर बनाए रखिए इन तमाम तर चीज़ों पे। दोबारा अपडेट के लिए आप लोगों का रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित, और हमारे साथ तमाम तर मालूमात के लिए शुभम। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरीट में मुनक़िदा आला सतही मीटिंग में सरकारी महकमों के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में इंतजामी सेक्रेटरी ने एक तफसीली विज़न दस्तावेजात भी पेश किए, जिसमें 100 दिन और 1 साल के 2 बेंच मार्क्स का खाका पेश किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में तमाम प्रोजेक्ट्स के वक्त पर पूरा करने की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि वक्त पर डिलीवरी आवाम की उम्मीदों को पूरा करने और तरक्की की रफ्तार देने की कुंजी है। इस अहदाफ को हासिल करने के लिए तमाम महकमों की जानिब से शफाफियत और स्कीमों को फौरी नाफिज करने को तरजीह देना सबसे बड़ी कोशिश होगी, सबसे बड़ी कामयाबी होगी। सीधा श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, लगातार जिस तरीके से ये हुकूमत दावे करते नजर आ रही है, अब उस तरह के काम काज की शुरुआत भी देखने को मिल रही है। खासतौर पे वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सिविल सेक्रेटरीट में मीटिंग के हवाले से मैं आपसे समझूंगा। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ के अवाम की कई बार इस तरह की ग्रीवेंसेस सामने आई हैं, जिसमें उनका मानना है कि सरकार ने जो यहाँ पे पॉलिसी फ्रेम की थी, हालांकि अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, मैनिफेस्टो में भी कई सारी चीजें जो है वो दर्ज की गई, कई गारंटीज के बारे में भी बात किया गया है। यहाँ के अवाम का मानना था कि कहीं ना कहीं पे उसमें डिले नजर आ रहा है, और शुरुआत के ही महीनों में काफी ज्यादा प्रेशर सरकार पे बना हुआ था। ना सिर्फ हम पब्लिक की बात करें, बल्कि कुछ जो यहाँ की सियासी लोकल जो सियासी पार्टी है, उनकी तरफ से भी लगातार बयानात आ रहे थे कि सरकार ने अभी इन 2 महीनों के अंदर या 3 महीनों के अंदर जो है अभी कुछ नहीं किया है। लेकिन लेटेस्ट अगर हम देखें तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक मीडिया इंटरेक्शन भी बुलाई थी, जिसमें उन्होंने जो अभी तक सरकार की तरफ से किया गया है और आने वाले वक्त में क्या किया जाने वाला है, उन सभी के बारे में जो खाका है वो मीडिया के सामने रखा, ताकि अवाम तक ये बात बिल्कुल क्लियरली पहुंचे कि सरकार बैठी नहीं है, बल्कि वो लगातार इस तरह के इनिशिएटिव्स जो है उठा रही है, जो उन्होंने पब्लिक के साथ कमिटमेंट्स की हैं सरकार बनाने से पहले। तो उसी के पहलू में ये सारी जो चीजें हैं हमें नजर आ रही हैं, जहां पे अगर एमएलए साहिबान की भी बात करें तो लगातार जो है करंट सिचुएशन को प्रिवेल करते हुए वो देख रहे हैं कि जगह जगह जाके वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी ग्रीवेंसेस को देख रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय से एक पॉलिटिकल खला रहा है जम्मू कश्मीर में, उसमें कोई शक नहीं है। और लोग जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहते थे, ताकि उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो सरकार तक डायरेक्टली पहुंचे और उनका कहीं ना कहीं पे कोई अजाला भी हो। जिस तरह से अभी इस मीटिंग को देखा जा रहा है, क्योंकि एक हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज भी इसमें मौजूद थे, या कई सारे जो सीनियर ऑफिसरान हैं वो वर्चुअल मोड में इस मीटिंग में कनेक्टेड थे। मीटिंग का करने का जो मकसद है, बेसिकली जो 2 बेंचमार्क्स सरकार ने स्टार्ट किए हैं, इनिशिएट किए हैं, जिसमें सभी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उन्होंने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट जो है रखा है, जिसमें जो 100 दिनों का जो वक्त है उसमें उन पॉलिसीज को फ्रेम किया जाएगा और 1 साल के अंदर अंदर जो है उसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, खासतौर पर अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें, जिसमें जावेद राना भी है, जावेद डार भी है, सकीना ईतू भी है जो इस मीटिंग में मौजूद थे, या जो इनके सेक्रेटरी है वो भी इसमें मौजूद थे, तो सभी को इसी बारे में जो है मुतला किया गया कि वो जल्द से जल्द जिस तरह से सरकार ने पब्लिक के लिए पॉलिसीज फ्रेम की हैं, वो सभी पॉलिसीज को लेकर वो अमलावरी करे और जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करे। और जो एक मुतैदा इस वक्त अगर हम देखें जो टाइम फ्रेम बनाया गया है, जो बेंचमार्क्स का टाइम फ्रेम बनाया गया है, यानी कि 100 दिनों का और 1 साल का, यानी कि 100 दिनों में क्या किया जाएगा और 1 साल के अंदर अंदर उन सभी चीजों को कैसे मुकम्मल तौर पर ग्राउंड लेवल पे जो है अमली जामा पहनाया जाएगा।
तो इस हवाले से ये मीटिंग जो है मुनक्किद की गई थी और सभी कंसर्न जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं सबको इसके बारे में जो है एडवाइस किया गया है कि ये जो बेंचमार्क्स है ये किसी भी सूरत में जो है मुकम्मल किए जाने चाहिए, ताकि लोगों के साथ जो कमिटमेंट्स की गई हैं, लोगों के साथ जो प्रोमिसेस किए गए हैं, या जो करंट लेवल पे जो चीजें ऑन ग्राउंड पब्लिक के लिए जरूरत है, उन सभी चीजों को जो है एग्जीक्यूट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं पे इस हाई लेवल मीटिंग की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल इस बात की निशानदेही कर रही है कि सरकार जो है ऑन टोज है और कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जितनी भी जो कमिटमेंट्स पब्लिक के साथ की गई हैं, जो वायदे किए गए हैं इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान और सरकार बनने के बाद, जिस तरह से सरकार ने हर चीज को लेकर जो है अपनी तरफ से एक आश्वासन दिया है पब्लिक को कि जो भी वायदे उनके साथ किए गए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, चाहे हम गारंटीज की बात करें या मैनिफेस्टो में जो चीजें पॉलिसीज रखी गई है, उन सभी को लेकर जो है सरकार काम कर रही है। और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है उसमें एक बड़ा रोल अदा करते हैं। हालांकि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं सभी के आला ऑफिसरान जो है इस वर्चुअल मीटिंग में कनेक्टेड थे, जो सभी इस मीटिंग को जो है मॉनिटर कर रहे थे और जितनी भी सरकार की तरफ से जो एडवाइजरीज निकली हैं उन सभी तक वो पहुंचाई गई हैं, ताकि ग्राउंड लेवल पे इन सभी चीजों को जो है फॉर्मुलेट करके इन सभी चीजों को एग्जीक्यूट किया जाए 1 साल के अंदर अंदर। जी बिल्कुल बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड पे लोगों को ये चीज़ें नजर भी आनी चाहिए था कि लोगों की सेटिस्फैक्टरी के लिए ये जो लोग इतने साल से मसाइल झेलते आ रहे हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। मीर बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग अब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मुतल्लिका इदारों या महकमों से कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी दरख्वास्त जमा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू सिविल सेक्रेटरिएट में RTI ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह किया। सरकारी कामकाज में शफाफियत और जवाबदेही पैदा करने की सिमत में एक बड़ी पेशरफ्त है। पोर्टल लॉन्चिंग के तकरीब के दौरान नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, काबीना वजीर सकीना ईटू, जावेद राना और जावेद अहमद डार के अलावा चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू समेत दीगर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर वज़ीर आला ने साइट्स बनाने वाली टीम को मुबारकबाद देते हुए अफसरान पर जोर दिया कि हर फोरम से उसकी तशहीर की जाए ताकि लोग मफाद आम्मा से मुतालिक कोई भी जानकारी हासिल कर सकें। पोर्टल की खास बात यह है कि दरख्वास्त गुजारों को SMS और ईमेल के जरिए एप्लीकेशन नंबर भेज दिए जाएंगे। यह पोर्टल 61 सरकारी महकमे, 272 नोडल ऑफिसर्स, 3419 सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसरान के साथ मरबूत है। तो मीर बड़ी खबर इस वजह से भी है क्योंकि पहली मरतबा ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि सरकार अपनी अच्छी बुरी हर चीज़ के लिए जवाबदेह बनने की कोशिश कर रही है और ये बहुत बड़ा कदम है उमर सरकार के जरिए। तफसीलात चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो तकरीबन हर एक कैंपेनिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का, चाहे खासतौर पर अगर हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें या उमर अब्दुल्ला की बात करें, जब कैंपेनिंग चल रही थी तो वो लगातार और बार बार इस बात का इजहार कर रहे थे कि जब वो यहाँ पे सरकार बनाएंगे तो लोगों को पूरा उसमें हक दिया जाएगा कि वो सरकार की कारकर्दगी के हवाले से वो कोई भी किसी भी तरीके से वो जो है सवाल कर सकते हैं और जो भी करंट सिचुएशन में सरकार कर रही है उसके बारे में वो कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और उसी कड़ी में अगर हम देखें तो आज का जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने उठाया है ये इस बात की साफ तौर पर अक्कासी करता है कि इस गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी है और खासतौर पर जो ट्रांसपेरेंसी है वो देखने को मिल रही है। अगर हम प्रीवियस टाइम्स की बात करें तो कहीं ना कहीं पे जो लोगों की जो कनेक्टिविटी थी, खासतौर पर जो एक इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी भी पर्टिकुलर वर्क प्रोजेक्ट या प्रोसेस या प्रोग्रेस या किसी भी चीज को लेकर अगर उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती थी तो उसके लिए उनको फिजिकली उस डिपार्टमेंट में अपियर होना पड़ता था, एक फिजिकल एप्लीकेशन डालनी पड़ती थी और फिजिकली ही उसको लगातार जो उसकी प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर करना पड़ता था। तो वो ऑन इट्स ओन वाला एक सिचुएशन था। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से आज एक बड़ी डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है शुरू की है, जिसमें ऑनलाइन RTI ऑनलाइन पोर्टल की आज इफ्तिताह की गई है, इसके जरिए से आज की डेट में जब भी अब कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर का वो इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू RTI कर सकता है और वो किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो पॉसिबल है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ, वो सभी चीजों को वो हासिल कर सकता है। और सबसे बड़ी ये चीज है कि एक कन्वीनियंट मेथड है कि उसको आप किसी भी
डिपार्टमेंट के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो इस ऑनलाइन मोड को इस्तेमाल करके पूरे उस केस की प्रोसेस को भी देख सकता है, उसकी प्रोग्रेस को देख सकता है, उसके स्टेटस को देख सकता है, और अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट से हासिल करना चाहता है तो वो इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कर सकता है। हालांकि इसकी जो जितनी भी रेस्पॉन्सेज हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिकली आ जाएंगी, ताकि उस शख्स को जिसने भी आरटीआई किया है उसको किसी भी दफ्तर के दरवाजे या किसी ऑफिसर के सामने ना जाना पड़े, और उसके बिल्कुल सेलफोन या व्हाटएवर, जो अगर हम लैपटॉप की बात करें, जो भी उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल इन हैंड टू हैंड जो है उसके पास वो इंफॉर्मेशन आ सकती है, और वो अपने उस पर्टिकुलर आरटीआई के हवाले से जितनी भी प्रोग्रेसेस है वो बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे लोगों में अब अगर किसी भी चीज को लेकर कोई शक पैदा होगा तो वो किसी भी चीज को लेकर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके हवाले से अगर हम देखें तो जिस तरह से सेक्रेटरी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हैं मिस्टर एम राजू, उन्होंने इस हवाले से एक प्रेजेंटेशन भी दी, और उस प्रेजेंटेशन में बाकायदा तौर पर दिखाया गया कि ये कितना कन्वीनियंट है, किस तरह से इसकी एक्सेसिबिलिटी है और इसके फीचर्स क्या है और कितना कॉस्ट एफिशिएंसी। क्योंकि अगर किसी भी शख्स को किसी भी डिपार्टमेंट में कोई आरटीआई करना पड़ता था, तो जिस तरह से मैं अभी कह रहा था कि उनको फिजिकली वहां पे जाना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं पे वो एक एक्सपेंसिव भी बनता था, उनको उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब इस ऑनलाइन मीडियम को इस्तेमाल करते हुए घर बैठे उस इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इससे एक बड़ी चीज डेफिनेटली होने वाली है, वो ये है कि सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर जैसे हम कहते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो उसमें देखा जा सकता है, और लोगों को सरकार पे पूरा भरोसा हो सकता है इस बात से, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में वो किसी भी इंफॉर्मेशन को सरकार की